हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ऑफ चिक, मुर्गी की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ। तो इन झिल्लियों के बारे में वन बाय वन हम देखेंगे। इसके पहले इंट्रोडक्शन सुन लेते हैं। तो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ क्या होती हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की प्रेजेंस या अनुपस्थिति के आधार पर ही कशेरुकियों को दो भागों में बांटा है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था। एमनियोटा, जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं, उन जंतु समूहों को क्या कहते हैं? एमनियोटा कहते हैं। जब हम वर्टिब्रेटा पढ़ते हैं यानी कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तब हम एमनियोटा और एन एमनियोटा को भी डिवाइड करते हैं। तो एन एमनियोटा वो होते हैं जिनमें की अतिरिक्त भ्रूणी झिल्लियाँ नहीं पाई जाती, और एमनियोटा वो होते हैं जिनमें अतिरिक्त भ्रूणी झिल्लियाँ पाई जाती हैं। तो एमनियोटा में कौन कौन एनिमल आते हैं? एन एमनियोटा में कौन कौन से एनिमल आते हैं? एन एमनियोटा में मछलियाँ आती हैं, एम्फिबियंस आते हैं, यानी वे जो अपने अंडे पानी में दें। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने अंडे पानी में दें, वो एनिमल्स जो अपने अंडे पानी में दें, वो और उनमें पानी उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करता है, पानी उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, यानी कि जिनका सराउंडिंग क्या होगा? वाटर होगा अंडों के लिए। और ऐसे अंडे क्या कहे जाते हैं? एन एमनियोटा कहे जाते हैं। इनमें भ्रूणीय श्वसन अंग कम विकसित रहते हैं, यानी कि भ्रूण में श्वसन के लिए कोई ज़्यादा जो लेयर्स होती हैं वो नहीं होती हैं, और इनमें अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ नहीं पाई जाती हैं। किन किन में? फिशेज में और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस में। मछली और एम्फीबिया में नहीं पाया जाता। एन एमनियोटा कहे जाते हैं। दूसरा हम कहें एमनियोटा। एमनियोटा वे जंतु जो जमीन पर रहते हैं और अपने अंडे भी जमीन पर देते हैं। तो अंडे देने वाले ही जो है, यहाँ पर हम मेन कहें कि ऐसे जंतु के समूह जो रहते तो जमीन पर हैं और अपने अंडे भी कहाँ देते हैं? जमीन पर देते हैं। ऐसे जंतु समूह किस में आते हैं? एमनियोटा में आते हैं। इनमें भ्रूण की सुरक्षा, श्वसन, पोषण सबके लिए क्या प्रेजेंट होता है? अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ विकसित होती हैं। यानी एम्ब्रियो को सांस लेने के लिए, श्वसन के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए वो लेयर जो होती हैं, कौन सी? अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ, वो मदद करती हैं। इसलिए इन्हें हम कहते हैं अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ एमनियोटा में पाई जाती हैं। और उदाहरण में देखें तो कौन कौन होते हैं अपने पास? आर, ए और एम, ऐसे याद रखेंगे। आर, ए, एम, रेप्टाइल, एवीज और मेमल। इनमें क्या पाए? ये तीनों कौन है? ये तीनों हैं एमनियोटा। ये कौन है? एमनियोटा। रेप्टाइल्स, एवीज और मेमल, ये तीनों कौन है? एमनियोटा। वो जंतु जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं, वो सब वो किस में देखा जाएगा? इसमें देखा जाएगा। फिर भ्रूण को भी वयस्क के समान क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, पोषण चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो उनके लिए हम ये व्यवस्था कर रखी है अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों की। लेकिन वो जो एन एमनियोटा होते हैं, जो अपने अंडे पानी में देते हैं, वो क्या करते हैं? तो उन्हें भी क्या होता है? वाटर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं और वाटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वो सारी की सारी उन्हें वाटर से प्रोवाइड हो जाती है। जमीन पर जो अंडे देते हैं उनके लिए क्या है? उनको सूखने का खतरा रहता है, ऑक्सीजन की उपलब्धि कभी हो कभी ना हो, उसका खतरा रहता है। तो अंडे जो जमीन पर दिए जाते हैं, उन अंडों में क्या होता है? बाहर की चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक हार्ड कवर होता है, जो कि अंडों को भीतर से सूखने नहीं देता। और इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी होती हैं, जो अंडों को क्या प्रोवाइड करती हैं? ऑक्सीजन, सुरक्षा, पोषण सब कुछ प्रदान करती हैं। और CO2 भी बाहर निकलती है। उन एक बार छेद भी होते हैं। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ मुर्गी के अलावा अतिरिक्त भ्रूणी जनन स्तर से भी परिवर्धित होती हैं और भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेती हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ क्या करती हैं? उस एम्ब्रियो को पोषण देने के लिए आती हैं, बनती हैं, उन्हें उस एम्ब्रियो को सुरक्षा देने के लिए आती हैं, उस एम्ब्रियो को ऑक्सीजन देने के लिए आती हैं। ये अंड झिल्लियाँ जो हैं, वो भ्रूण के निर्माण में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। भ्रूण के निर्माण में इनका कोई योगदान नहीं होता है।
अपना कार्य खत्म होने के बाद ये वापस अपना जो विलुप्त हो जाती हैं। तो तुलनात्मक भ्रूणीय विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम यही पढ़ रहे हैं, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। तो इन झिल्लियों को क्या कहते हैं? इन झिल्लियों की प्रेजेंस यह दर्शाती है कि जंतुओं में वातावरण के साथ परिवर्तन के साथ संरचना और कार्य में भी परिवर्तन होते हैं। तो ये इनका प्रेजेंट होना यही इंडिकेट करता है कि एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, तो जंतुओं के अंदर भी चेंजेस होते हैं जिनके लिए इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए ये जो झिल्लियाँ हैं वो क्या करती हैं? मेम्ब्रेन से वो हेल्प करती हैं। तो हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 पर है यॉक्सेक। इसको हम कहते हैं पीतक कोश। पीतक कोश या यॉक्सेक सबसे पहली अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली है। अब देखते हैं क्या है और किसमें किसमें पाई जाती है। पीतक से भरी होती है। इसकी भित्ति स्प्लैक्नोप्लूर की बनी होती है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि पीतक कोश क्या है। पीतक से भरा हुआ लेयर होती है और इसकी जो लेयर है वो किसकी बनी होती है? स्प्लैक्नोप्लूर की बनी होती है। दूसरी अपने पास जो लेयर है वो कौन है? एमनियोन। दूसरी झिल्ली कौन सी है? एमनियोन। एमनियोन क्या करती है? भ्रूण को चारों ओर से घेरी रहती है, यानी भ्रूण के सबसे समीपस्थ वाली कौन सी हो गई? एमनियोन। इसके और भ्रूण के बीच में क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, यानी कि इस एमनियोन वाली लेयर और एम्ब्रियो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? इन दोनों के बीच में वैसे स्पेस और नहीं रहता है, यानी कि सबसे नियरेस्ट भ्रूण के सबसे नियरेस्ट जो लेयर है वो कौन सी होगी? एमनियोन होगी। और लेकिन इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? एक एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहेगा, एक द्रव भरा रहेगा। क्या करेगा ये भ्रूण को सूखने से बचाएगा, ये यांत्रिक आघातों से बचाएगा और सोमेटोप्लूर से विकसित होती है। और सोमेटोप्लूर क्या होता है? एक्टोमेसोडर्म। सोमेटोप्लूर और स्प्लैक्नोप्लूर ये क्या है? ये है स्प्लैक्नोप्लूर किसे कहेंगे? जब मेसोडर्म एंडोडर्म से अटैच्ड है। जब मेसोडर्म एंडोडर्म से अटैच्ड होती है तो वो क्या कही जाती है? स्प्लैक्नोप्लूर कही जाती है। और सोमेटोप्लूर कब कही जाएगी? जब मेसोडर्म एक्टोडर्म से अटैच्ड होती है तो वो सोमेटोप्लूर कही जाती है। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने देखा था कि मेसोडर्म तो दो दो लेयर से अटैच्ड होती है, एक्टोडर्म से भी अटैच होती है और एंडोडर्म से भी अटैच होती है। तो जब ये एक्टोडर्म से अटैच होगी तो इसको क्या कहेंगे? सोमेटोप्लूर कहेंगे। जब मेसोडर्म एंडोडर्म से अटैच होती है तब इसको क्या कहेंगे? स्प्लैक्नोप्लूर कहेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पीतक कोश की भित्ति किसके बनी होती है? स्प्लैक्नोप्लूर की, मीजोएंडो। और एमनियोन की लेयर किसकी बनी होती है? यानी ये किसकी बनी होती है? सोमेटोप्लूर से विकसित होती है, यानी एक्टोमीजो से विकसित है। थर्ड अपने पास है कोरियन। कोरियन क्या है? यह भ्रूण व सभी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के बाहर स्थित होती है। कोरियन कहाँ पर रहती है? भ्रूण के बाहर और सभी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के बाहर, यानी सबसे आउटर लेयर कौन सी कहेंगे हम? कोरियन। यह चारों ओर भ्रूण को सुरक्षात्मक सतह बनाती है। यह क्या करेगी? चारों ओर इसके भ्रूण के चारों ओर सुरक्षात्मक लेयर बनाएगी। और यह भित्ति भी किससे ओरिजिनेट हो रही है? सोमेटोप्लूर से विकसित होती है। सोमेटोप्लूर क्या है? एक्टोडर्म और मेसोडर्म लेयर जब संयुक्त रूप से होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सोमेटोप्लूर कहते हैं। 3 लेयर हो गई अपने पास, यॉर्क सैक, एमनियोन और कोरियन। फोर्थ अपने पास है एलेंटोइस। एलेंटोइस क्या होती है? यह भ्रूण के पश्चांत्र से फैले थैले के समान निकलती है। कहाँ से निकल रही है? भ्रूण के पश्चांत्र से फैले हुए थैले के समान निकलती है। और ये इसका फंक्शन क्या है? यह फंक्शन है उत्सर्जन और श्वसन में हेल्प करती हैं। इसका फंक्शन क्या? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसका फंक्शन है उत्सर्जन में और श्वसन में हेल्प करती है। यह भित्ति स्प्लैक्नोप्लूर से विकसित होती है। यह भित्ति किससे बन रही है? स्प्लैक्नोप्लूर से बन रही है। स्प्लैक्नोप्लूर क्या है? एंडोडर्म और मेसोडर्म, यानी जब मेसोडर्म एंडोडर्म के साथ लगी हुई है तो वो स्प्लैक्नोप्लूर कही जाती है। अब हम देखते हैं मुर्गी में प्रथम अतिरिक्त भ्रूणीय जो झिल्ली होती है उसमें पीतक कोश सर्वप्रथम परिवर्तित होता है। सबसे पहले कौन डेवलप होगा? ये यॉक्सेक। सबसे पहले डेवलप होने वाला क्या है? यॉक्सेक। कौन सी लेयर सबसे पहले डेवलप होगी? यॉक्सेक वाली सबसे पहले डेवलप होगी। और मुर्गी का अंडा कैसा होता है? मैक्रोलेसिथल या बहुपीतकी या अतिपीतकी होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अतिपीतकी। तो जब 16 आवर स्टेज हम पढ़ेंगे, एक एक करके सारी स्टेजेस पढ़ेंगे। 16 आवर स्टेज यानी 16 घंटे की जब अवस्था होती है,
तब स्प्लेक्नोप्लूर पीतक के चारों ओर वृद्धि करती है और 5 दिन से अधिक में यह कई वलन बना लेती है। अवशोषण सतह जो होती है वो परिसंचरण तंत्र विकसित करती है और परिपक्वन में यह आंत्र का दीवार का भाग बनाती है। क्या कह रहे हैं, 16 घंटे की अवस्था में स्प्लेक्नोप्लूर कहाँ होती है, पीतक के चारों ओर वृद्धि करती है और 5 दिन के भीतर में यह क्या करती है, बहुत सारे फोल्ड्स बना लेती है और किस में मदद करेगी, अवशोषण सतह बनाएगी, परिसंचरण तंत्र में मदद करेगी और इन तंत्र में के विकास में और परिपक्वन में यह इंटेस्टाइन के दीवार का भाग बनाएगी। फिर हम देखते हैं एमनियन और कोरियन। ये एमनियन कोरियन हम साथ साथ में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये साथ साथ परिवर्धित होती हैं। एमनियन भ्रूण को क्या करेगी, वातावरण से सीधे संपर्क से बचाती है। एमनियन भ्रूण को वातावरण से सीधे संपर्क से बचाती है, यानी कि हमने यहाँ देखा था कि एमनियन क्या होती है, भ्रूण के डायरेक्टली बाहर, सबसे भ्रूण के जस्ट बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, एमनियन होती है। यानी कि एमनियन इसको प्रोटेक्ट करेगी, किसको, एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो के जस्ट बाहर क्या है, एम्ब्रियोनिक फ्लूइड, और उसके ऊपर कौन है, एमनियन लेयर। फिर कोरियन क्या है, आंतरिक भ्रूणीय देह गुहा से जुड़ी होती है और बाह्य भ्रूणीय देह गुहा को घेरे रहती है। क्या कह रहे हैं, आंतरिक भ्रूणीय देह गुहा से जुड़ी रहती है और बाह्य भ्रूणीय देह गुहा को ये कवर करके रहती है, यानी ये बाहर वाली लेयर जो है कोरियन, और ये दोनों किससे बनती हैं, लेयर सोमेटोप्लूड से बनती हैं। ये दोनों कौन, एमनियन और कोरियन दोनों किससे बन रही हैं, सोमेटोप्लूड से बन रही हैं। हम देख चुके हैं यहाँ पर, ये दोनों सोमेटोप्लूड से बन रही हैं। 30 घंटे के उष्मायन पर, यानी जब 30 घंटे की अवस्था हो जाती है मुर्गी के, जब इंक्यूबेशन की, तब सोमेटोप्लूर क्या कर रही है, भ्रूण के शीर्ष पर फोल्ड बनाती है और उसमें क्या होता है, एमनियोटिक शीर्ष वलन फॉर्मेशन होता है और पार्श्व में भी एक पार्श्व एमनियोटिक वलन का फॉर्मेशन होता है। ये 1.5 दिन की अवस्था है, 30 घंटे यानी 1.5 दिन की अवस्था देखी जाती है। तीसरे दिन क्या होता है, उष्मायन पूर्ण हो जाएगा। उष्मायन पूर्ण होने के पहले एमनियोटिक शीर्ष वलन समान पुच्छ कलिका के पीछे भाग से वलन बनाता है और आगे की ओर वृद्धि करता है। तो तीसरे दिन क्या होगा, इंक्यूबेशन पूर्ण होने के कुछ पहले एमनियोटिक शीर्ष वलन क्या करेगा, टेल वाले भाग का निर्माण करेगा और वहां से एक फोल्ड बनाएगा और आगे की ओर वृद्धि करेगा। चौथे दिन क्या होता है, उष्मायन के अंत समय पर, यानी कि इंक्यूबेशन समाप्त हो रहा है, उस टाइम पे क्या होगा, दोनों वलन भ्रूण के ऊपर, ये जो दोनों वलन बने हैं, ये दोनों वलन भ्रूण के ऊपर आपस में एक दूसरे से समेकित या इंटीग्रेट हो जाते हैं और इस समेकन को क्या कहते हैं, सीरो एमनियोटिक संयोजन कहते हैं, सीरो एमनियोटिक कनेक्शंस कहते हैं। ये दोनों जो संयोजन बने वो कहाँ पार्श्व बने, वो क्या हो जाएंगे, संयोजित हो जाएंगे 4th डे, और इसे हम क्या कहेंगे, सीरो एमनियोटिक कनेक्शन कहेंगे। इसके बाद शीघ्र ही सीरो एमनियोटिक संयोजन विलुप्त हो जाता है, इसमें सोमेटोप्लूर एमनियन बनाती है, ये 2 लेयर बनाती है। फिर बाह्य सोमेटोप्लूर कोरियन और आंतरिक सोमेटोप्लूर एमनियन बनाती है। बाह्य सोमेटोप्लूर क्या बनाएगी, कोरियन बनाएगी, और आंतरिक सोमेटोप्लूर क्या बनाएगी, एमनियन बनाती है। एमनियन में एक्टोडर्म भ्रूण की ओर और सोमेटिक मेसोडर्म बाहर की ओर होती है, क्वेश्चन भी आ चुका है। एमनियन में क्या होता है, एक्टोडर्म भ्रूण की ओर रहेगी और सोमेटिक मेसोडर्म बाहर की ओर होती है। कोरियन में क्या होगा, एक्टोडर्म बाहर की ओर रहेगी और सोमेटिक मेसोडर्म अंदर की ओर रहेगी, अर्थात अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां गुहा की ओर होती हैं। कोरियन समेकन के बाद वृद्धि जारी रखता है और यह अतिरिक्त बाह्य भ्रूणीय गुहा का आवरण बनाता है। कोरियन बाहर फैलकर पूरे कवच झिल्लियों के साथ चिपक जाती है और क्या बनाती है, शेल मेम्ब्रेन बनाती है। ये एग मेम्ब्रेन जो पढ़ी थी उसमें हम पढ़ चुके हैं, उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एमनियन से द्रव से भरी गुहा बनती है जिसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं और ये एमनियन भ्रूण के लिए क्या करता है, तालाब का काम करता है, यानी जिसमें भ्रूण आराम से तैरता है, पोषण प्राप्त करता है, और एमनियन भ्रूण को अंड कवच से पृथक रखता है और कवच से चिपकने से रोकता है। कौन, एमनियन लेयर और एमनियोटिक फ्लूइड, ये हमने देखा। नेक्स्ट है एलेंटॉइस। एलेंटॉइस के बारे में देखते हैं। एलेंटॉइस तीसरे दिन के उष्मायन पर भ्रूण की या एम्ब्रियो की पश्चांत्र की अधर दीवार से एक अंधवर्ध के रूप में परिवर्तित होता है, यानी एक अंधवर्ध के रूप में
ब्लाइंड सेक के रूप में परिवर्तित होता है। यह ब्लाइंड सेक किसे बना होता है? स्प्लेक्नोप्लूर से बना होता है, यानी कि भीतर एंडोडर्म और बाहर मेसोडर्म। एलेंटॉइस किससे बनी होती है? स्प्लेक्नोप्लूर से बनी होती है। तीसरे दिन के उष्मायन इंक्यूबेशन के टाइम क्या हमने डेवलपमेंट देखा? भ्रूण की पश्चांत्र की अधर दीवार से क्या बना? एक डाइवर्टिकुलम, या हम कहेंगे कि ब्लाइंड सेक का एक रिप्रोजेक्शन होता है, और ये रिप्रोजेक्शन किससे बना होता है? स्प्लेक्नोप्लूर से बना होता है। चौथे दिन हम देखते हैं कि उष्मायन पर वृद्धि करके अतिरिक्त भ्रूणीय देह गुहा डेवलप होती है, ग्रो करेगी। समीपस्थ संकरा सिरा जो है कि एलेंटॉइस व्रंत जो है वो दूरस्थ सिरा फूला हुआ और एक थैलेनुमा एलेंटॉइक आशय बनाता है। फोर्थ डे क्या होगा? इंक्यूबेशन के फोर्थ डे जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी है वो ग्रो करेगी, बड़ी होगी। उसके पास का जो सकरा सीरा है जो कि एलेंटॉइस व्रंत या स्टॉक कहा जाता है, उसका डिस्टल एंड थैलेनुमा स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको क्या कहते हैं? एलेंटॉइक आशय या वेसिकल कहते हैं। इस वेसिकल में क्या होगा? लवण युक्त द्रव भरा रहेगा। चौथे से 10वें दिन तक की जो टाइम होता है, दिन होता है, उसमें वृद्धि करके यह पूरी देहगुहा में फैल जाता है और क्या करेगा? बाह्य स्प्लेक्निक मेसोडर्म और आंतरिक कोरियोनिक मेसोडर्म के साथ समेकित होकर एलेंटोकोरियन झिल्ली का फॉर्मेशन करता है। क्या बना रहा है? एलेंटोकोरियन झिल्ली का फॉर्मेशन कर रहा है। कैसे कर रहा है? यहाँ पर इसने एलेंटोइक आशय बना लिया, फिर इसमें लवण युक्त फ्लूइड भर जाएगा। फिर चौथे से 10वें दिन पर क्या करेगा? ये पूरी ग्रो कर जाएगा, वृद्धि कर जाएगा, पूरी देहगुहा में, कैविटी में फैल जाएगा। फैल कर कौन सी लेयर फॉर्मेशन कर रहा है? स्प्लेक्निक मेसोडर्म और आंतरिक कोरियोनिक मेसोडर्म के साथ ये समेकित हो जाएगा, इंटीग्रेट होकर मिलकर संयुक्त रूप से कौन सी झिल्ली का निर्माण करेगा? एलेंटोकोरियन झिल्ली का निर्माण करेगा। फिर दोहरी मेसोडर्म में क्या होगा? दोहरी मेसोडर्म क्यों कहा है? क्योंकि ये दोनों के साथ अटैच्ड है, इसीलिए दोहरी मेसोडर्म में रक्त वाहिनियों का सघन जाल बन जाएगा, जो कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए जरूरी है। कहाँ पर हेल्प करेगी? एलेंटोइक धमनी और एलेंटोइक वेन या शिरा द्वारा जुड़ा रहता है, क्योंकि हमें पता है कि एलेंटोइस क्या करती है? श्वसन और उत्सर्जन का कार्य करती है। तो रक्त परिसंचरण किससे अटैच्ड होगा? एलेंटोइक से अटैच्ड होगा। श्वसन कार्य के लिए पूर्ण विकसित एलेंटोइस कोरियन के साथ अंडे के छिद्रयुक्त कवच के नीचे होता है। क्या कह रहा है कि श्वसन कार्य के लिए कौन सी लेयर है? एलेंटोइस क्या करेगी? कोरियन के साथ अटैच्ड रहती है और कवच के ऊपर छोटे छोटे पोर्स बनाती है, पोरस शेल बनाती है, जिससे कि आसानी से जो एग है वो श्वसन कर सके। तो एलेंटोकोरियन क्या करेगी? श्वसन अंग के रूप में एक्ट करेगी। एलेंटोकोरियन का क्या काम है? श्वसन अंग के रूप में कार्य करना है। फिर हम देखते हैं एलेंटोइस जो है वो भ्रूणीय मूत्राशय या यूरिनरी के समान भी कार्य करती है। हमने देखा कि वो उत्सर्जन का भी काम करेगी, यानी एक्सक्रीशन के लिए भी हेल्पफुल है और रेस्पिरेशन के ऑर्गन की तरह भी काम करती है। तो ये क्या करेगी? किडनी से आए हुए यूरिक एसिड को कलेक्ट करने का काम करती है। कौन? एलेंटोइस। एलेंटोइस एल्ब्यूमिन को घेर कर एक थैला बनाती है जो जिसको डाइजेस्ट कर सके, जो पोषण प्रदान कर सके। एलेंटोइस क्या करेगी? एल्ब्यूमिन को घेर कर एक पाउच या थैले का निर्माण करेगी, जिससे न्यूट्रिशन मिल सके। एलेंटोइक व्रंत नाभि रज्जु के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार यह अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेती, केवल परिवर्धन में ही सहायक हैं। तो ये सारी एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है उनके बारे में हमने देखा। यहाँ हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये एम्ब्रियो का डायग्राम है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। अब ये है यॉक सैक और पीतक कोश जो है, और ये है एम्ब्रियो गट। यहाँ पर एमनियोन जो कि किससे बनी होती है? एक्टोडर्म और मेसोडर्म से। फिर ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, ये है ट्रोफोब्लास्ट, ये है सोमेटोप्लूर और कोरियोनिक सोमेटोप्लूर, और ये फ्यूज्ड सोमेटोप्लूर है और स्प्लेक्नोप्लूर, दोनों फ्यूज हो जाती हैं यहाँ पर। और ये है स्प्लेक्निक या स्प्लेक्नोप्लूरिक मेसोडर्म। तो चारों लेयर के बारे में, जैसे एमनियोन सबसे पहले देखा, यॉक्सेक देखा, एलेंटोइस देखा, कोरियोन देखा। तो एमनियोन किससे बनी है? एक्टो और मेसो से बनी है। एक्टोडर्म और मेसोडर्म से बनी है, और ये इसके बीच में क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। इसको क्या कहते हैं?
प्लूर कहते हैं। हमने देखा कि एक्टो और मीजो एक साथ हैं, तो जब मीजोडर्म एक्टोडर्म के साथ अटैच्ड है तो उसको हम सोमेटोप्लूर कहते हैं। जब एंडोडर्म मीजोडर्म एंडोडर्म के साथ अटैच्ड है तो उसको सोमेटोप्लूर कहते हैं। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगी, योग क्या करेगा, न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। फिर एलेंटोइस जब कब बनेगी, जब एंडोडर्म के साथ मेसोडर्म अटैच्ड होती है या मेसोडर्म के एंडोडर्म के साथ अटैच्ड होती है तो उसको स्प्लेग्नो कहते हैं, अभी देखा अपन ने। ये क्या करेगी, एक्सक्रीशन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करेगी। और ये कोरियन कोरियन क्या करेगी, ट्रोफोब्लास्ट के फॉर्म में काम करेगी और प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी। ये मीजो और सोमेटोप्लूर का फॉर्मेशन करती है, प्लासेंटा फॉर्मेशन का काम करेगी। कौन, कोरियन। जिनमें प्लासेंटा होता है उनमें, सब में नहीं, चिक में नहीं होता तो नहीं होगा। तो इस तरह से ये डायग्राम है।